नमस्ते इंडिया। अगर मैं आपको कहूँ कि एक छोटी सी डील के रिजेक्ट होने से ईस्टर्न यूरोप में एक ऐसा जंग छिड़ गया जो 21वीं सेंचुरी का सबसे लंबा और ख़तरनाक संघर्ष बन चुका है, जिसने कि पूरे विश्व को हिला डाला, तो आप मेरी बात मानेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रशिया यूक्रेन वॉर की। एक तरफ रशिया है जो अपने शक्तिशाली इतिहास के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है जो अपने नए सपनों के साथ यूरोप की तरफ बढ़ना चाहता है। पर जियोपॉलिटिक्स में सपने नहीं, सिर्फ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट चलते हैं। और इसी वजह से 2014 में एक ऐसी आग भड़की जो आग अभी तक नहीं बुझी। तो चलिए डिकोड करते हैं इन्हीं छुपी चालों को, फैसलों को और गलतियों को जो इस युद्ध का कारण बने। 21 नवंबर 2013 को यूक्रेन की सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक एसोसिएशन एग्रीमेंट को साइन करने से सीधा मना कर दिया। यह डील इकोनॉमिक कॉपरेशन और लॉन्ग टर्म यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप की तरफ एक कदम थी। उस टाइम के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच के मना करते ही कीव के सड़कों पर हजारों लोग उतर आए और यह प्रोटेस्ट था यूरोमेडिन मूवमेंट। अगर मैं आपको बताऊं, यूक्रेन एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है, रशिया और यूरोप के बीच एक बफर जोन की तरह। बफर जोन क्या होता है कि दो टेंस कंट्री या दुश्मन कंट्रियों के बीच में एक ऐसा न्यूट्रल प्लेस जहां पे दोनों की आर्मी नहीं होती, उसे हम बफर जोन कहते हैं। अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के करीब जाता है तो रशिया का इन्फ्लुएंस और सिक्योरिटी इंटरेस्ट डायरेक्टली थ्रेट होता है। इसीलिए रशिया ने इस डील के खिलाफ प्रेशर बनाया, इकोनॉमिक थ्रेट्स दिए और यूक्रेन को बोला कि अगर तुम वेस्ट के साथ जाते हो तो हम तुम्हारा फ्यूल ट्रेड दोनों ही बंद कर देंगे। 3 महीनों के प्रोटेस्ट के बाद वायलेंस बढ़ने लगे। 22 फरवरी 2014 यूक्रेन के पार्लियामेंट ने इमरजेंसी सेशन बुलाया और प्रेसिडेंट यानुकोविच को हटा दिया और उसने रातों रात देश छोड़ के वो भाग गया। उनकी जगह एक इंटरिम प्रो वेस्टर्न सरकार बनाई गई जो ईयू और नाटो की तरफ झुकाव रखती थी। रशिया ने इसे वेस्टर्न कूप कहा और पुतिन को लगा कि वो यूक्रेन को उनसे छीनना चाहते हैं। इस पावर शिफ्ट को डायरेक्ट थ्रेट माना गया क्योंकि नाटो का एक्सपेंशन का डर उसके स्ट्रैटेजिक गोल्स के खिलाफ था। रशिया ने तुरंत एक्शन की प्लानिंग कर दी और स्टार्ट कर दी पहला टारगेट क्रीमिया। 27 फरवरी 2014 क्रीमिया में लिटिल ग्रीन मैन सडनली क्रीमिया के की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर मास्क पहने हुए बिना इंसिग्निया वाले सोल्जर्स ने कब्जा करना शुरू कर दिया। रशिया ने इससे पहले डिनाई करा, फिर बाद में माना कि ये उनके स्पेशल फोर्सेस थे। इसका मकसद था क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करना। एक्चुअल में क्रीमिया में सेवास्तोपोल नवल बेस है जो रशिया का ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता तो ये बेस रशिया के हाथ से चला जाता और स्ट्रैटेजिक डिजास्टर हो जाता। क्रीमिया हिस्टोरिकल भी यूएसएसआर का हिस्सा था और 1954 में सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में यूक्रेन को दे दिया गया था। पुतिन ने इसे हिस्टोरिकल इनजस्टिस कहकर करेक्ट करने का एक्सक्यूज बताया। 16 मार्च 2014 रशिया ने क्रीमिया में एक रेफरेंडम अनाउंस किया। रेफरेंडम क्या होता है? बेसिकली कि एक आम जनता से पूछा जाता है, वोट किया जाता है कि वो क्या चाहते हैं। जैसे इस केस में उनसे पूछा गया था कि वो रशिया के साथ चाहते हैं या यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं। जिसमें कि लोकल अथॉरिटी ने क्लेम किया कि 97% लोग रशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड ने इस रेफरेंडम को इलीगल कहा क्योंकि ये एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी में हुआ था और बिना इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन के। इसका इंटरनेशनल रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं था। यूएन, नाटो, यूएस और ईयू ने इस कब्जे को इलीगल बोला, पर रशिया ने बोला कि ये एक सेल्फ डिटर्मिनेशन है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि लोगों का अधिकार खुद का फैसला लेने का बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, जैसे कि इस केस में इन्होंने रशिया के साथ जाने को कहा। लेकिन ये इवेंट मॉडर्न हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन गया क्योंकि रशिया ने ऑफिशियली क्रीमिया को कब्जा कर लिया 18 मार्च 2014 को और पुतिन ने अपनी क्रेमलिन स्पीच में कहा कि क्रीमिया हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ रशिया, इट वाज स्टोलन एंड वी टुक इट बैक। तो इन चीज़ों से एक चीज़ तो समझ में आती है रशिया के एक्शन से, वो एक हिसाब से ये मान लो सिग्नल बोल लो या वार्निंग बोल लो देना चाहता था कि अगर कोई भी फॉर्मर सोवियत स्टेट वेस्ट के करीब जाने की कोशिश करेगा तो उसे मिलिट्री प्राइस चुकाना पड़ेगा। और इसके बाद शुरू हुई एक नई कोल्ड वॉर जिसमें कि यूक्रेन सबसे बड़ा बैटलफील्ड बना। अगर आप अभी तक भी मेरे साथ हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट में भी अपनी राय दे दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि 2014 के बाद यूक्रेन में क्या हुआ, डोनबास रीजन में सेपरेटिस्ट वॉर कैसे छिड़ी और किस तरह रशिया ने अपना हाइब्रिड वॉरफेयर का मॉडल पूरी दुनिया को दिखाया। क्रीमिया के बाद अप्रैल 2014 में यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क डिस्ट्रिक्ट में प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ने अपनी अलग राज्य बनाने की घोषणा की। इन रीजन में ज़्यादातर रशियन स्पीकिंग लोग हैं और जिन्हें लगता था कि कीव की नई सरकार उनके हकों को दबा रही है। रशिया ने डोनबास को एक
ऐसा जगह बनाया जहां वो अपनी प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी को चला सके। मतलब कि रशिया खुद ऑफिशियली फौज नहीं भेजेगा पर लोकल आर्म ग्रुप को सपोर्ट करेगा। ये तरीका रशिया को इंटरनेशनल सैंक्शन से बचाए रखता था और यूक्रेन के को अंदर से कमजोर कर रहा था। यूक्रेन की सेंट्रल सरकार ने सेपरेटिस्ट के खिलाफ मई 2014 में एक ऑपरेशन किया जिसका नाम था एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। लेकिन यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था क्योंकि रशिया वेपन्स, ट्रेन फाइटर और इंटेलिजेंस की सपोर्ट की वजह से सेपरेटिस्ट बहुत स्ट्रांग निकले। रशिया चाहता था कि यूक्रेन वीक रहे और नाटो उसे ऑफिशियली मेंबर न बनाए। अगर यूक्रेन स्ट्रांग होता तो वेस्ट के अलायंस के हिस्सा बन जाता और जो रशिया के स्ट्रैटेजिक प्लान के खिलाफ था। जब दोनों देशों के तरफ लॉसेस बढ़ने लगे तो जर्मनी और फ्रांस की मदद से एक मीडिएशन मिन्स्क एग्रीमेंट सितंबर 2014 को साइन हुआ। इस एग्रीमेंट में सीज फायर का वादा था और पॉलिटिकल डायलॉग को आगे बढ़ाने का प्रॉमिस था, पर दोनों तरफ ने इसे फॉलो नहीं करा। रशिया और सेपरेटिस्ट ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला नहीं और यूक्रेन ने भी अपनी मिलिट्री एक्शंस को रोकने को तैयार नहीं था। डोनबास में फाइटिंग चलता रहा और सिविलियंस की हालत खराब होती रही। फिर जब सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई तो एक नया एग्रीमेंट फरवरी 2015 में मिन्स्क सेकंड के नाम से साइन हुआ। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड था जिसमें दोनों देशों की तरफ से हैवी वेपन विड्रॉल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का जिक्र था। लेकिन रशिया ने इसे अपनी फ़ौज के लिए कवर बनाया। वो पीस टॉक्स के नाम पर अपने इंटरेस्ट को पूरा कर रहा था। इस एग्रीमेंट के बाद भी फाइटिंग बंद नहीं हुई। इस पूरे कन्फ्लिक्ट में रशिया ने एक नए वॉरफेयर मॉडल दिखाया जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। इसका मतलब था कि डायरेक्ट फौज नहीं भेजेंगे पर लोकल मिलिटेंट्स को सपोर्ट करेंगे, साइबर अटैक्स चलाएंगे, प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देंगे। ये सब टैक्टिक्स यूक्रेन को अंदर से कमज़ोर कर रहा था और वेस्ट को कंफ्यूज। तो दरअसल डोनबास की ये लड़ाई सिर्फ रीजन्स की नहीं थी बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम था जहाँ रशिया अपना स्ट्रैटेजिक गोल्स के लिए हर तरह की चालें चल रहा था। यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप से रोकने, अपने बॉर्डर को सिक्योर करना और पुरानी सोवियत इन्फ्लुएंस को वापस लाना, ये सब रशिया का मकसद था। 2021 के आखिर में अक्टूबर से दिसंबर के बीच यूएस इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि रशिया अपनी फौज यूक्रेन के बॉर्डर के पास मैसिव स्केल पर भेज रही है। टैंक्स, मिसाइल्स, हैवी आर्टिलरी को मूव किया जा रहा है जो किसी छोटे कॉन्फ्लिक्ट की ओर इशारा नहीं था बल्कि किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की ओर इशारा हो रहा था। रशिया को डर था कि नाटो यूक्रेन को अपना मेंबर्स बना लेगा जिससे रशिया की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। पुतिन चाहते थे कि यूक्रेन को कंट्रोल में रखा जाए और ताकि वेस्ट के इन्फ्लुएंस से रोका जा सके। 2022 के शुरुआत में रशिया ने यूएस और यूरोप के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट की जिसमें उसने डिमांड की नाटो यूक्रेन में एक्सपेंशन न करे और अपनी सिक्योरिटीज गारंटी मांगी, पर वेस्ट ने इस डिमांड को मना कर दिया। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन का अनाउंसमेंट किया। पुतिन ने बताया कि उनका गोल यूक्रेन को डिमिलिटराइज और डिनाजीफाई करना है, मतलब कि यूक्रेन को मिलिट्री तख्त को तोड़ना और एलिजिडली एंटी रशियन एलिमेंट्स को खत्म करना। पुतिन ने यह इन्वेजन इसलिए किया ताकि यूक्रेन को पूरे वेस्ट के कंट्रोल से बचाया जा सके और रशिया का इन्फ्लुएंस वापस बढ़ाया जा सके। साथ ही उनका मानना था कि यूक्रेन में रशियन स्पीकिंग लोगों पर अत्याचार हो रहा है जिसे वो रोकना चाहते थे। मार्च से लेकर अप्रैल 2022 के बीच रशिया ने कीव और दूसरे सिटीज पर अटैक शुरू कर दिया, लेकिन यूक्रेन के मिलिट्री और लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई और रशियन फोर्सेस को कई जगह रोक दिया। अप्रैल तक रशिया ने कीव के आसपास अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर दिया। इस दौरान कई जगह सिविलियंस पर अटैक हुए जिसमें एलिजिडली वॉर क्राइम के केसेस सामने आए, टॉर्चर, समरी एग्जीक्यूशन, रेप्स की रिपोर्ट। ये सब रशिया के इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत क्षति पहुंचा रहा था, बहुत हानि पहुंचा रहा था। रशिया ने मारियोपोल, जो एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट सिटी है, पर अपनी पकड़ बनाई। यहाँ पर भी सिविलियंस पर ब्रूटल अटैक जैसे ह्यूमैनिटेरियन लॉ वायलेशंस के एलिगेशंस पड़े। मारियोपोल में पकड़ बनाने से रशिया ने ब्लैक सी पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। इस बीच यूक्रेन ने 2022 से 2023 के बीच अपनी मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया और एडवांस वेस्टर्न वेपन्स के सहारे काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट किया। काउंटर ऑफेंसिव का मतलब होता है कि पलटवार किया। नॉर्थ ईस्ट और साउथ में कुछ एरियाज वापस जीते गए जैसे खार्किव, खेरसन। रशिया ने अपने ऑक्यूपाइड एरिया को इलीगली एनेक्स किया जिसमें लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसन एंड ज़ैपोरिज़्या शामिल है। दुनिया ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाया। बैंक, ऑयल, गैस सेक्टर
पर बहुत दबाव डाला गया। यूएस ने यूक्रेन को 118 बिलियन डॉलर की असिस्टेंस दी, जिसमें एडवांस वेपन्स भी शामिल थे। ये वॉर सिर्फ यूक्रेन रशिया को कन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल बन गया। नॉर्थ कोरिया और ईरान ने रशिया को सपोर्ट किया, जबकि इंडिया और चाइना ने रशिया से ऑयल और गैस सस्ते दामों पर खरीदा। जून 6, 2023 में दिनप्रो रिवर के ऊपर बनाया हुआ डैम नोवा काहोव्का डैम में ब्लास्ट हो गया। यूक्रेन का इल्जाम था कि ये डैम ब्लास्ट रशिया ने करवाया है ताकि उसके काउंटर अटैक को स्लो किया जाए, जिसमें कि 80 से ज़्यादा हजार लोग फ्लड से इम्पैक्टेड हुए। ये एक डिफेंसिव चाल थी। रसिया चाह रहा था कि यूक्रेन के सदर्न ऑफेंस रोका जाए, क्योंकि उस रीजन में स्ट्रैटेजिक लैंड कॉरिडोर क्रीमिया से जुड़ा हुआ है। जून 23 के दौरान यूक्रेन ने डोनेट्स और ज़ैपोरिज़ा प्रोविंस में एक फुल स्केल काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट किया। काउंटर ऑफेंसिव का मतलब यहाँ पे है कि एक पलटवार स्टार्ट किया। ऑब्जेक्टिव था क्रीमिया तक रशिया के लैंड रूट को तोड़ना, लेकिन रशिया डिफेंस बहुत स्ट्रांग था। माइनफील्ड, एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी ने यूक्रेन को रोक दिया। ज़ैपोरिज़ा और डोनेट्स पर कब्जा रशिया के लिए सिर्फ टेरिटरी का मामला नहीं था, बल्कि ये स्ट्रैटेजिक डेप्थ थी ब्लैक सी पर कंट्रोल के लिए। फरवरी 2023 तक रशिया ने लुहांस्क, डोनेट्स, ज़ैपोरिज़ा और खेरसन को ऑफिशियली अपने टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया। पुतिन ने अपनी स्पीच में यूएस के हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक स्ट्राइक का रेफरेंस दिया और एक तरह से न्यूक्लियर वार्निंग। अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर स्ट्रैटेजी थी, वेस्ट और यूक्रेन को डराना और उन्हें निगोशिएशन टेबल तक लाना, ताकि रशिया चाहता था कि यह रीजन परमानेंट रशियन टेरिटरी बन जाए। अब क्या हुआ कि बागपुट पर महीनों तक बैटल चली। रशिया ने मई 2023 में यह सिटी पर कब्जा कर ली। अगर मैं स्ट्रैटेजिकली बोलूँ तो ये बहुत छोटी सी जीत थी, लेकिन सिंबॉलिकली ये बहुत बड़ी जीत थी रशिया के लिए। एक हिसाब से रशिया ये डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहा था कि रशियन फोर्सेस अभी भी वीक है, क्योंकि वेस्ट में लगने लगा था कि रशिया की पावर वीक हो रही है। जून 2023 से 2024 के बीच में रशिया के अंदर कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए। यह रशिया के अंदर के अनस्टेबल पॉलिटिक्स और मिलिट्री कंट्रोल का सिग्नल था। वैगनर ग्रुप के लीडर येवगेनी प्रिगोजिन ने रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री पर अटैक करने का इल्जाम लगाया और अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ मार्च टू मॉस्को स्टार्ट कर दिया। डॉन के सिटी रोस्टोव ऑन डॉन पर कब्जा भी कर लिया। पुतिन ने इसे बिट्रेल एंड टीयर्जन कहा। बेसिकली क्या हुआ कि जो प्रिगोजिन थे, उन्होंने बैटलफील्ड की रियलिटीज और करप्ट रशियन जनरल्स के खिलाफ वॉइस उठाई, जिसे पुतिन ने बर्दाश्त नहीं किया। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने मीडिएशन की और प्रिगोजिन बेलारूस शिफ्ट हो गए। 2 महीने के बाद उनका प्राइवेट जेट क्रैश हो गया और वेस्टर्न एजेंसी का कहना था कि ये पुतिन का प्लान था। नवंबर 2023 में यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वैलेरी जेलेंस्की ने मीडिया को यह कहा कि वॉर स्टेलमेट में पहुंच गया है। इसका मतलब यह था कि दोनों देश के में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है और एक जेलेंस्की ने उन्हें हटा दिया और फरवरी 8, 2024 को जनरल ओलेक्जेंड्र कुन्यू चीफ बना दिया। उन्होंने अब्दिक्वा से ट्रूप्स को वापस बुला लिया, जहां 4 महीने से लड़ाई चल रही थी। हटा दिया। ओलेक्जेंड्रा का फोकस था स्ट्रैटेजिक रिट्रीट, ताकि ज़्यादा ट्रूप्स को लॉस ना हो, और ये एक पेनफुल लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजन था। रशिया को एक बड़ी बैटलफील्ड जीत मिल गई, लेकिन यूक्रेन ने अपने फोर्सेस को बचा लिया। जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच में न्यू ईयर के स्टार्ट पर यूक्रेन ने अब्दिव्का से ट्रूप्स हटा लिए। फरवरी 2024 में ये एक स्ट्रैटेजिक विड्रॉल था। ग्राउंड फाइटिंग कम हो गई, लेकिन ड्रोन्स और मिलिट्री अटैक्स चालू रहे। रशिया ने स्लो एडवांस मेंटेन किया, लेकिन कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। यूक्रेन के पास ट्रेन ट्रूप्स और रिसोर्सेज की कमी हो गई। यूएस का सपोर्ट डिले होने लगा और रशिया डिफेंस में बैटर हो गया। अब मार्च से लेकर मई 2024 के बीच में यूक्रेन की परेशानियां बढ़ने लगी। यूएस पॉलिटिक्स और यूक्रेन फंड क्राइसिस दिखने लगे। यूएस कांग्रेस में यूक्रेन को फंडिंग देने को लेकर बहुत इंटेंस डिबेट स्टार्ट होने लगी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के चलते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी अपोजिशन फेस करनी पड़ी और $61 मिलियन का पैकेज अप्रैल में पास हुआ, लेकिन तब तक यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव मूवमेंट स्लो हो चुकी थी। अमेरिका में लोग यूक्रेन वॉर से थक चुके थे। अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी का प्रेशर बढ़ रहा था, जिसमें बोला गया था कि पहले अपने देश की इकोनॉमी और बॉर्डर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। मई 2024 में रशिया ने ऑक्यूपाइड रीजन में मल्टीपल डिफेंस लाइंस क्रिएट करे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से यूक्रेन ड्रोन्स को जैम किया।
और ईरान से नए ड्रोन सिस्टम लिए। बेलारूस के थ्रू भी लॉजिस्टिक सप्लाई चालू रहे। एक्चुअली पुतिन का जो इसके पीछे कारण था वो वॉर को लॉन्ग टर्म खींचना था, और उनका विजन ये था कि वेस्ट इकोनॉमिकली थक जाए और यूक्रेन इंटरनली वीक हो जाए, और जिसमें कि वो कई हद तक सक्सेसफुल भी रहे। जून 2024 में नाटो ने ऑफिशियली बोला कि यूक्रेन को फुल मेंबरशिप अभी नहीं मिलेगी, लेकिन नाटो स्टाइल डिफेंस कमिटमेंट दिए जाएंगे। जर्मनी, यूके और पोलैंड ने सेपरेट डिफेंस पैक्ट साइन किए। नाटो यूक्रेन को ऑफिशियल इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि उससे रशिया के साथ डायरेक्ट वॉर हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन देना कंटिन्यू रखा गया। अगस्त से अक्टूबर 2024 तक इंडिया, चाइना और ग्लोबल साउथ का रोल यह रहा कि इंडिया ने फिर से पीसफुल रेजोल्यूशन के थ्रू डायलॉग का स्टेटमेंट दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन के ब्रिक्स समिट में हुए, जहां पर इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट्स और वेपन ट्रेड पर डिस्कशन किया। चाइना ने भी एक अपडेट पीस प्लान लॉन्च किया। इंडिया और चाइना दोनों ही चाहते थे कि उनका इमेज न्यूट्रल रहे और पीस प्रमोटिंग बने रहे, ताकि उनको ग्लोबल स्टेज पर डिप्लोमेटिकली फ़ायदा रहे। अब नवंबर 2024 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ड्यू थे, और ये माना जा रहा था कि शायद ट्रम्प का कमबैक हो सकता है। ये थोड़ा सा यूक्रेन के लिए सही न्यूज़ नहीं था, क्योंकि अगर ट्रम्प 2024 के इलेक्शन जीत जाते हैं तो पोल्स में काफ़ी क्लोज फाइट थी कि वो ही जीतेंगे। तो उन्होंने पहले ही बोला था कि वो यूक्रेन को मिलिट्री एड बंद कर देंगे और रशिया के साथ डील करेंगे। ट्रम्प का ये मानना था कि रशिया और यूक्रेन वॉर यूएस का मुद्दा नहीं है, उनका फोकस डोमेस्टिक, इकोनॉमिक, इलीगल इमिग्रेंट और चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर पर है। 2025 के शुरुआत में रशिया ने फिर से स्मॉल स्केल ऑफेंस किया खार्किव, कुपेंस्क रीजन में, और यूक्रेन ने भी कम रिसोर्सेज के बावजूद ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर में रशिया को टारगेट किया। यूक्रेन एक हाइब्रिड वॉरफेयर मॉडल में शिफ्ट कर रहा था, फिजिकल बैटलग्राउंड के साथ डिजिटल और ड्रोन वॉरफेयर में रशिया को थकाने की स्ट्रैटेजी अपना रहा था। 2022 में चली ये जंग सिर्फ टैंक्स और मिसाइल की नहीं थी, यह एक जियोपॉलिटिक्स का लाइव चेस मैच था। हर सोल्जर एक पॉन है, हर डिप्लोमेट एक नाइट है, लेकिन राजा कौन बनेगा, पुतिन, जेलेंस्की या तीसरा इसका फ़ायदा ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थी 2013 से लेकर 2025 की शुरुआत तक रशिया यूक्रेन वॉर की बैकग्राउंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आपके लिए इसी टाइप की वीडियो नियर फ्यूचर में लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।